हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर अपन एनएलएम का एक नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं आया हूँ। तो इस लेक्चर में अपन फिर से न्यूटन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने न्यूटन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन किए थे, है ना। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे पिछले वाले क्वेश्चन, है ना। हाँ, पिछले वाले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में फिर से मैं थोड़ा सा न्यूटन फर्स्ट लॉज के क्वेश्चन करवाऊंगा, इक्विलिब्रियम वाले। और उसके आगे फिर अपन थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोमेंटम, है ना। तो मैं पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन, फिर आगे अपन मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, है ना। अब यहां से देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, है ना। क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग ब्लॉक्स इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो उन्हीं को एक और मेथड से सोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं लेमिस थ्योरम। क्या बोलते हैं? लेमिस थ्योरम। तो पहले मैं इसके एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके बाद लेमिस थ्योरम पढ़ेंगे अपन, है ना। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ये एक बॉल है ना। ये बॉल है। अच्छा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। जेई एडवांस, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या हुआ कि एक होलो स्फीयर ऐसा है ना, और ये एक रस्सी से इसे होलो स्फीयर को ऐसे लगा के और इस पर ऐसे दीवार से टच करके रख दिया, है ना। अब ये रस्सी है और ये होलो स्फीयर का जो वेट है वो नीचे लग रहा है। वो किधर लग रहा है? नीचे, है ना। ये वेट नीचे लग रहा है और ये रस्सी से ऐसे बांध दिया, ये इसका वेट लग रहा है नीचे, और इधर लगेगा अपना नॉर्मल रिएक्शन। देखो, ये ब्लॉक इससे टच है ना सरफेस से, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर। तो ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, और ये रस्सी पर लग रहा है टेंशन टी, है ना। ये ऐसा लग रहा है, और मुझे ये एंगल दिया हुआ है। ये एंगल कितना दिया है? थीटा। कितना दिया है? थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ये किस पर है? इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम किस पे है ये? इक्विलिब्रियम। तो इसमें 4 से 5 ऑप्शन में दूंगा तुम्हें। अब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो वो सारे चेक करने हैं अपने को। जैसे पहला ऑप्शन टी प्लस टी वेक्टर एन वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू 0, और दूसरा ऑप्शन टी प्लस एन प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, और तीसरा क्वेश्चन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन टेन थीटा, और फिर फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन कोट थीटा, है ना। और पांचवा ऑप्शन एन इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा। इस तरीके से अपने को एग्जांपल दिए। एक और ऑप्शन लेता हूं मैं, 6, है ना। टोटल होते 4 है, लेकिन मैं 6 ऑप्शन लिख रहा हूं। टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इस टाइप से दिया है ना। अब टी क्या है यहाँ पर? टी क्या है? टेंशन। किसमें? स्ट्रिंग में। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, है ना। डब्ल्यू क्या है? वेट। तो ये सारे ऑप्शन चेक करके बताने कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है ना। 6 ऑप्शन दिए, जनरली आते 4 है, लेकिन मैंने तुम्हें दे दिए 6। अब देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या था अपना? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में। न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। उसका मतलब क्या था? कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, है ना। क्या था फर्स्ट लॉ? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 फोर्सेस लग रहे हैं ना इसमें, टेंशन, नॉर्मल और ये वेट, है ना। तो इनका वेक्टर सम, अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो इनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। तो ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन में देखो, सेकंड वाले ऑप्शन में वेक्टर नहीं लगा हुआ है। देखो यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है टी प्लस एन प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0। इस पर अगर वेक्टर लगा होता तो ये सही होता। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, वेक्टर लगा हुआ है तो ये सही है। तो इसमें देखो वेक्टर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग, है ना। समझ गए क्या? इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला गलत है। अब इसके बाद देखो, ये अपने को सब प्रूफ करके बताना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एन थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन कोट थीटा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, और टी इज इक्वल टू, ये सब प्रूफ कौन कौन से करेक्ट है ना। तो अब एक चीज देखो तुम इसमें, इस टी के अगर मैं 2 कंपोनेंट लेना चाहूं, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, वो क्या होगा? टी साइन थीटा, और जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है? कोस। इधर आएगा टी कोस
थीटा आएगा कैसा। अब यहां से देखो टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में तो टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, वेट को, और टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को। देखो टी कोस थीटा इधर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, है ना। तो ये टी कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एन को। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और साइन अपन कोस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एन, है ना। अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजो एन को, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एन टेन थीटा। एन को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आया, एन टेन थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एन टेन थीटा, तो ऑप्शन थर्ड भी सही हो गया। समझ गए क्या, ऑप्शन थर्ड भी सही हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन फोर्थ देखो, ऑप्शन फोर्थ देखो क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन कोट थीटा, तो ये वाला करेक्ट था ना अपना, तो एन टेन थीटा, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, है ना। फिर इसके बाद ये चेक करो, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, तो ये वाला भी गलत हो गया। देखो यहां से एन की वैल्यू निकालो तो ये क्या आएगा, यहां से एन की वैल्यू, तो ये टेन थीटा को इसके अपॉन में पहुंचा दो ना, और डब्ल्यू अपॉन टेन थीटा क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टेन थीटा, ये वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ये हो गया अपना एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कोट थीटा। ऐसा दिख रहा है क्या, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कोट थीटा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कोट थीटा नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर टेन थीटा है तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। अगर एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कोट थीटा होता तो फिर सही होता। समझ गए क्या। फिर एक और ऑप्शन चेक कर लो कि ये करेक्ट है क्या। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर एफबीडी बनाओ, इस वाले पर, यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखो इसमें टेंशन लग रही है इधर, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर, और वेट लग रहा है नीचे। अब एक चीज देखो, वेट और नॉर्मल रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड आएगा दोनों फोर्स का, वो इधर आएगा क्या, और कितना होगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इधर आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो कैसा है, ये दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो वेक्टर की तरह ऐड किया ना अपन ने इसको। अंडर रूट रिजल्टेंट कितना होता है वेक्टर का, दो वेक्टर का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो एक की जगह तो रख दो एन और बी की जगह रख दो डब्ल्यू। तो देखो ये अब कोस 90 तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो पूरा वो 2ab कोस थीटा वो तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। अब यहां से देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, तो टी टेंशन किसको बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन किसको बैलेंस कर रहा होगा, अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर प्लस, तो यहां से टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देखो ये ऑप्शन 6 भी करेक्ट हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में वन मोर करेक्ट थे, इसलिए देखो ऑप्शन वन भी सही हो गया, थर्ड भी सही हो गया, सिक्स वाला भी सही हो गया, है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन एम्स ने भी पूछा है, ऐसा ही एक क्वेश्चन एम्स एग्जाम में भी आया हुआ था। देखो कैसा, उनने थोड़ा सा इसको इस टाइप से दिया था, रस्सी की लेंथ दी थी, है ना। फिर से क्वेश्चन ऐसा ही था बिल्कुल, ये, और ऐसे रस्सी लगाई हुई थी। समझ गए क्या। उनने क्या करा, ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, इसका मास दे दिया था। क्या दे दिया था, मास, और इसकी रेडियस भी दी थी, इसकी स्फीयर की, इसकी रेडियस दी थी r इज इक्वल टू 3 मीटर। कितनी है रेडियस, 3 मीटर। और जो रस्सी की लेंथ थी, है ना, चलो मैं इधर लिखवा देता हूं, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये किसका क्वेश्चन है, एम्स का, पीवाई की क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, है ना। रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू 3 मीटर, है ना। और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो लेंथ है ना स्ट्रिंग, अच्छा अभी स्ट्रिंग है तो टेंशन भी आएगी टी, है ना। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी एल इज इक्वल टू 5 मीटर। कितनी थी, एल इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। और यहां से मास ऑफ स्फीयर ले लो, मास ऑफ स्फीयर एम इज इक्वल टू 2 kg। इस टाइप से क्वेश्चन था, है ना। मास ऑफ स्फीयर कितना है, 2 kg। इनने पूछा था फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड आउट टेंशन इन स्ट्रिंग, ये बताना था अपने को, है ना। अब देखो रस्सी की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, है ना। तो ये लेंथ हो गई है 5 मीटर, ये, है ना। और रेडियस कितनी है स्फीयर की, 3 मीटर। अच्छा मैं इसको अगर एंगल थीटा मान लूं तो ये थीटा कितना होगा,
अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये थीटा कैसे निकालेंगे? देखो बेस पता है, ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें देखो cos थीटा अप्लाई करो तुम। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? तो बेस कितना है? 3, हाइपोटेनियस कितना है? 5, और cos थीटा में ये वैल्यू कौन से एंगल पर रहती है? 3/5, 53 डिग्री पर। कितने पर रहती है? 53 डिग्री पर, है ना? तो ये जो एंगल है वो कितना है? 53 डिग्री। अब एक और चीज देखो, इस पॉइंट का एफबीडी बनाओ, इस पॉइंट का, इसको एक तरफ निकाल लो। तो अब ये सॉलिड स्फीयर का मास कितना दिया है? 2 kg, तो mg नीचे लगेगा कितना? 20 न्यूटन लगेगा, क्या? 2 × 10 mg, है ना? अब इसके बाद देखो टेंशन किधर लग रही है? ऐसे, कितने एंगल पर? ये एंगल हो गया 53 डिग्री, अभी अपन ने कैलकुलेट किया एंगल 53 डिग्री है ना? और नॉर्मल लगेगा इससे। अब नॉर्मल तो अपने से पूछा ही नहीं, अपने तो सिर्फ टेंशन पूछा है। तो यहां से देखो टेंशन के दो कंपोनेंट कर लो, ठीक है? एक इधर आएगा t cos 53 और एक इधर आएगा t sin 53। यहां से देखो टेंशन, ये t sin 53 किसको बैलेंस कर रहा है? 20 न्यूटन को। t sin 53 अगर ये इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम, तो t sin 53 किसको बैलेंस कर रहा है? 20 न्यूटन को। और ये sin 53 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 इक्वल टू 20। ये 4 से 20 कितने बार में कैंसिल? 5 टाइम में कैंसिल। ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया अपना 25 न्यूटन, है ना? ऐसा क्वेश्चन था वहां पे, t इज इक्वल टू 25 न्यूटन। अगर इस क्वेश्चन में अपने से नॉर्मल पूछता तो वो भी बता देते थे। जैसे अगर नॉर्मल की वैल्यू निकलवाना चाह रहा था, अगर चाहता तो वो भी निकाल सकते थे अपन। देखो t cos 53 किसको बैलेंस कर रहा है? t cos 53 किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल को कर रहेगा। t cos 53 नॉर्मल को, तो ऐसा नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। t की वैल्यू अपन यहाँ रख देते 25, तो 25 cos 53, 25 इंटू cos 53, cos 53 की वैल्यू कितनी? 3/5, है ना? तो ये 25 इंटू 3/5 कितना हो जाता? 15, है ना? तो नॉर्मल कितना आता? 15 न्यूटन। अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो वो भी बता देते अपन, है ना? ऐसा टेंशन भी निकाल दिया अपन ने और नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया। इसके बाद जो कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे तुम्हें, कल मैंने जो सारे स्ट्रिंग ब्लॉक वाले क्वेश्चन करवाए थे, है ना? टेंशन जो भी अपन ने पूछा था, वो सारे कंपोनेंट लेके अपन वो सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। जैसे वर्टिकल वाले कंपोनेंट वर्टिकल वाले से बैलेंस कर रहे थे, है ना? और हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल वाले से बैलेंस कर रहे थे। तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को एक मेथड से और सोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं लेमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं उसे? लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम नाम से जानते हैं उसे, लेमीज थ्योरम, है ना? उन्हीं क्वेश्चनों को अपन एक और आसान मेथड से सोल्व कर सकते हैं, है ना? जो लेमीज थ्योरम से सोल्व कर रहे हैं। अब ये अप्लाई कब होगी? देखो लेमीज थ्योरम सीखो पहले, कब अप्लाई करते हैं? जैसे किसी एक पॉइंट पर 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, जैसे मान लो ये फोर्स नंबर 1, ये फोर्स नंबर 2 और ये फोर्स नंबर 3। इनको कॉनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट फोर्स, है ना? मतलब ये 3 फोर्सेस एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? कॉनकरेंट फोर्स। तो ऐसे 3 फोर्सेस है ना, जो एक ही पॉइंट पर अप्लाई है। अब ये जैसे देखो F1 के ये अपोजिट एंगल है, जैसे देखो F1 इधर लग रहा है तो इसका अपोजिट एंगल है अल्फा, है ना? F2 का अपोजिट एंगल है बीटा और F3 का अपोजिट एंगल है गामा। ये याद रखना पड़ेगा बस। ये F1 का अपोजिट एंगल कितना दिया है अपने को? अल्फा। F2 का अपोजिट एंगल कितना दिया है? बीटा। और F3 का अपोजिट एंगल कितना दिया है? गामा। अगर ये ऐसी कंडीशन है, अगर ये ऐसी कंडीशन है, तो लेमीज ने ये बोला है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा का जो ये रेशियो है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये रेशियो कैसा होगा? हमेशा कांस्टेंट। देखो F1 का अपोजिट एंगल का साइन, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये रेशियो है ना, जैसे मान लो 3 फोर्सेस से ज्यादा लग रहे हो, तो एक और आ जाएगा F4 अपॉन साइन गामा के अलावा उसको और कुछ भी मान सकते हैं अपन कांस्टेंट। तो ऐसे ये रेशियो हमेशा कैसे चलेगा? कांस्टेंट, है ना? अब देखो इसको अगर लेमीज थ्योरम से सोल्व करने, जैसे देखो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए थे तुम्हें, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। देखो एक एग्जांपल देखो इसका, जैसे एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं लेमीज थ्योरम से, है ना? बिल्कुल आसान हो जाएगा लेमीज थ्योरम से। जैसे मान लो कि एक ऐसे सिस्टम दिया हुआ है अपने को, इस टाइप से,
ये लो, है ना, इस टाइप से। और ये ब्लॉक है अपना 2 kg का। कितने का है? 2 kg का। ये ब्लॉक कितने का है? 2 kg का। और ये एंगल दिया है मुझे 37 डिग्री, है ना। और ये दो स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन को बोल दो T2 और इस वाली का T1, है ना। अब यहाँ देखो, इस पर वेट कितना लगेगा? 20 न्यूटन लगेगा क्या? अरे मास इसका 2 kg है ना, तो 2 × 10 कितना हो गया? 20 न्यूटन। ये mg हो गया। अब देखो इस पर अगर मैं लेमिस थ्योरम से, अब ये पूरा इक्विलिब्रियम में है। ये सिस्टम किसमें है? इन इक्विलिब्रियम। फाइंड आउट T1 एंड T2, ये दोनों टेंशन कैलकुलेट करनी है। अब देखो लेमिस थ्योरम से बिल्कुल इसको आसान कर देंगे अपन। यहां से देखना, 3 फोर्सेस लग रहे हैं क्या इस पॉइंट पर? देखो इस पॉइंट को एक तरफ निकालो। एक फोर्स तो ऐसा लग रहा है T1, एक फोर्स ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है कितना? T2। समझ गए क्या? अच्छा, ये वाला एंगल 37 दिया है, तो ये वाला एंगल कितना है? देखो ये जेड बन रहा है ना, मैंने बताया था कि जेड में इक्वल रहता है ये एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये जेड बन रहा है, तो ये 37, तो ये वाला भी कितना? 37 है क्या? ऐसा है ना, ये वाला एंगल 37, तो ये भी पूरा कितना? 37। तो ऐसे ये देखो, ये 37 एंगल हो गया। अब देखो 3 फोर्सेस लग रहे हैं क्या? T2, T1 और ये 20। अब देखो मुझे एंगल जरूर निकालने पड़ेंगे पूरे। देखो T1 का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, है ना। और एक फोर्स ये हो गया mg। T2 का अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये पूरा पूरा T2 का अपोजिट एंगल वाला, ये चेक करना है पूरा, है ना। T1 का अपोजिट एंगल तो ये पूरा है ना। T2 का अपोजिट एंगल ये पूरा है, और 20 न्यूटन का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये पूरा। समझ गए क्या? अब इसको अप्लाई कर दो। देखना, T1 का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये T1 का अपोजिट एंगल। अच्छा, इसको एक तरीके से यार याद कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो ये 3 स्ट्रिंग है, 3 फोर्सेस है ना, ये 3 फोर्सेस। तो जैसे इसका अपोजिट एंगल लिखना है, इसका अपोजिट एंगल लिखना है, तो ये 2 फोर्सेस का बीच का एंगल लिख दो, बस खत्म। ये जो T1 निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये 2 फोर्सेस बचे हुए हैं ना, इसके बीच का एंगल निकाल दो, बस वही अपोजिट एंगल होगा। तो इन दोनों के बीच का कितना है? 90 डिग्री। तो हो गया साइन 90 डिग्री। अब देखो T2 अपॉन साइन, कितना एंगल है T2 का अपोजिट? ये पूरा। तो ये कितना है? ये 90 है ना, ये यहां से यहां तक 90 और ये 37। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 90 प्लस 37 इक्वल टू, एक फोर्स क्या है अपना? 20, ये 20 अपॉन इसका अपोजिट एंगल को कितना है? तो इसको देखो, इसमें देखो, ये टोटल, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है क्या? ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ये वाला एंगल देखो 37 है, तो ये बचा हुआ कितना है? स्ट्रेट लाइन एंगल का पूरा एंगल कितना रहता है? 180 डिग्री। तो अपन ये वाला एंगल बताना चाह रहे हैं, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 का, और ये 37 का है, तो बचा हुआ कितना है? 180 माइनस 37, है ना। तो ये अपना बचा हुआ एंगल हो गया साइन 180 माइनस 37। समझ गए क्या? 180 माइनस 37। अब यहां से देखो, अब ये अगर वैल्यू ऐसे कांस्टेंट चल रही है ना, ये अगर वैल्यू जैसे इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल है ना। मैथमेटिक्स में ये आपस में भी इक्वल होती है। तो जैसे मान लो मुझे T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक बार ये T1 को उसके इक्वल रख दो। T1 अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू 20 अपॉन साइन 180 माइनस 37 के इक्वल रख दो। फिर एक बार अपन इसको इसके इक्वल रख देंगे, तो T2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहां से देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हो गया T1 अपॉन 1, और ये कितना हो गया? 20, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 37, है ना। अब यहां से देखो साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5, है ना। तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो T1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। देखो T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने, है ना। अब यहां से देखो ऐसे T2 की वैल्यू, तो T2 को किसके इक्वल रखेंगे अपन? T2 वाली इक्वेशन साइन 90 प्लस 37, ये देखो इस पूरे को भी एक बार उसके इक्वल रख देंगे। 20 अपॉन साइन 180 माइनस 37। अब यहां से देखो, यहां से देखना थोड़ा सा इसको, ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन कोस 37 डिग्री,
इक्वल टू 20 अपॉन, और ये फिर क्या हो जाएगा अपना साइन 37, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 37। अब यहाँ से देखो T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, ये हो जाएगा 20, और ये कोस 37 क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, तो कोस 37 की वैल्यू कितनी 4/5, और साइन 37 की वैल्यू 3/5। ये देखो 5 से 5 कैंसिल, ये 4 इंटू 20 कितना हो गया, ये 4 इंटू 20 कितना हो गया 80। तो ये अपना आंसर आ गया T2 का। देखो T2 की वैल्यू कितनी आई है 80 डिवाइड बाई 3 न्यूटन, है ना। तो लेमिस थ्योरम से ये बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना। तो जैसे अपन ने पूरे वो पिछले वाले क्वेश्चन किए ना, उनको भी लेमिस थ्योरम से एक बार ट्राई करके देखना, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेमिस थ्योरम से, डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर 3 फोर्स लग रहे हैं तो 3 रख दो इक्वल, 4 लग रहे हैं तो 4, है ना, इस टाइप से। तो लेमिस थ्योरम से बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ से देखो अब अपना इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, पर लगभग मैंने तुम्हें सारे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। फिर इसके बाद अपन न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, पर न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, है ना, क्योंकि मोमेंटम ही तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले मोमेंटम तो पढ़े, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ से पहले तो मोमेंटम कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। मोमेंटम, है ना, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए देखो मैंने वेक्टर लगा दिया है, P वेक्टर। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको डिनोट कैसे करते हैं P से, है ना। तो मैंने वेक्टर लगा दिया P वेक्टर। अब यहां से देखो मोमेंटम होता क्या है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। प्रोडक्ट जरा ऐसे लिखवाता हूं, मास एक्वायर वेलोसिटी, मास एक्वायर वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, इज नोन एज मोमेंटम, है ना। अच्छा, मोमेंटम का मतलब होता है जैसे मान लो कोई मास है ना, उसके पास अगर वेलोसिटी भी हो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पास रफ्तार भी हो, तो उसके पास मोमेंटम आ जाता है, मतलब, है ना। मोमेंटम का मतलब देखो इजी लैंग्वेज में है, मोमेंटम का मतलब ताकत, है ना। मोमेंटम का मतलब क्या है, ताकत। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर वेलोसिटी भी आ जाए तो उसके पास ताकत आ जाती है ना। तो इसके मोमेंटम को कैसे निकाला, मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, मास तो स्केलर है लेकिन वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां से देखना मोमेंटम की यूनिट क्या बन जाएगी, मोमेंटम यूनिट, मोमेंटम की यूनिट निकाल रहे हैं, यूनिट ऑफ पी। अच्छा, मास की क्या होती है, केजी, किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर इसका अगर जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का क्या होता है एम, और वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मोमेंटम का, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ गए क्या, m1 l1 t माइनस 1, तो इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं बिल्कुल इजी सा, जैसे ये ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, और इसके पास इधर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके पास वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे इधर जा रहा है ये ब्लॉक, तो मोमेंटम कितना है इसका, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो अगर मैं ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर अपने को मोमेंटम निकालना है तो ये मास कितना है इसका 2 kg, और इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है 10, तो ये 10 इंटू 20 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसे, समझ गए क्या। तो ये 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम होगा इसका। लेकिन मैं थोड़े से इसमें अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़े से, है ना। चेंज इन मोमेंटम के क्या करवा रहा हूँ मैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इसमें थोड़े से, है ना। तो हेडिंग डालना चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन
मोमेंटम, है ना। अच्छा, चेंज को हम हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी, डेल्टा पी वेक्टर। डेल्टा पी वेक्टर मतलब चेंज इन मोमेंटम, है ना। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे अपन? चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं अपन? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। अगर मैं इसको और भी लिखना चाहूँ तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास, अब ये फाइनल है ना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्या, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखना, मास को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। इस टाइप से मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, समझ गए क्या? अब जैसे मैं इसमें थोड़ा सा केस करवाना चाह रहा हूँ, 2-3 केस पढ़ेंगे अपन इसमें। जैसे मान लो पहला नंबर वाला केस देखो, जैसे एक कोई बॉल है, क्या है? बॉल, उसको अपन दीवार पे फेंक रहे हैं। किस पे फेंक रहे हैं? दीवार पर। ऐसे बॉल को फेंकते हैं ना अपन दीवार पर, तो रिटर्न होके वापस आती है ना। तो कितना चेंज इन मोमेंटम होगा? अब देखो, मैं ऐसे थोड़ी सी इसमें कंडीशन भी ले रहा हूं कि ये दीवार है ना, इस दीवार की ई की वैल्यू 1 है। ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टरों में। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर इक्वल टू 1 है ना, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कैसी? इलास्टिक। कैसी सरफेस है? इलास्टिक सरफेस। कैसी सरफेस है? ये जो सरफेस है वो इलास्टिक सरफेस है। अच्छा, इलास्टिक सरफेस का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा सा जानो इसको, कि जैसे अपन ने बॉल को यू स्पीड से फेंका ऐसे दीवार पर, और अगर वो सेम स्पीड से रिटर्न हो जाए, मतलब वो सरफेस कैसी है? इलास्टिक, है ना। इलास्टिक सरफेस का मतलब है ना, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता इलास्टिक सरफेस में, है ना। इलास्टिक सरफेस में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, पर ऐसी सरफेस होती नहीं है, पर अपन मान रहे हैं, है ना, कि सरफेस किसी है? इलास्टिक। अब इस पर अपन बॉल फेंक रहे हैं इसे, उस बॉल का मास है एम और उसकी स्पीड है यू, है ना। बिल्कुल ऐसे दीवार से जाकर टकराई परपेंडिकुलर, और फिर रिटर्न होकर परपेंडिकुलरली वापस रिटर्न हो गई। वो कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से, यू से, है ना। दीवार पर जाकर बॉल टकराई और उसी डायरेक्शन में फिर यू स्पीड से रिटर्न हो गई, क्योंकि सरफेस कैसी है? इलास्टिक। तो इसके चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, है ना। इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है, इस बॉल में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, है ना। तो अपना क्वेश्चन समझ लो, या फिर इसको केस नंबर 1 से। तो इसमें अगर जैसे मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। यहां बता, लिख देता हूं मैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बताना है, चेंज इन मोमेंटम बताना है बॉल का, है ना। अब यहां से देखो, चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? अच्छा, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो चेंज इन मोमेंटम भी कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ऐसे लिखते हैं ना चेंज इन मोमेंटम को, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहां से देखो, पहले फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मतलब ये वाला, जब रिटर्न होके वापस आ गई, है ना। मुझे ये निकालना है चेंज इन मोमेंटम। अब देखो फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम देखो। अच्छा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो बॉल जैसे पहले इधर जा रही थी, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? एक्स एक्सिस, है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये वाली डायरेक्शन। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? आई कैप से। और ये वाली डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? माइनस आई कैप से। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो किधर आ रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब माइनस आई कैप, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? एम वी, और माइनस आई कैप लिखेंगे ना, तो माइनस आगे आ गया। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये देखो माइनस आई कैप, है ना। तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब ऐसे इनिशियल मोमेंटम देखो, बॉल का इनिशियल मोमेंटम भी तो होगा, वो किधर है? इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। वो कितना है इनिशियल? किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। तो ये तो हो जाएगा एम वी, सॉरी एम यू आई के, है ना। ये भी यू है, सेम स्पीड से रिटर्न हुई है, तो ये भी यू हो गया। अब अपने को क्या बताना है? चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो कर रहे हैं अपन, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। तो फाइनल कितना है? माइनस एम यू आई कैप, और माइनस का साइन, और इनिशियल कितना है? इनिशियल ये लिखा हुआ है माइनस एम यू आई कैप। समझ गए क्या? तो चेंज इन कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? यहां से देखो,
डेल्टा पी, अब ये कितना हो गया माइनस एम यू आई कैप माइनस एम यू आई कैप, तो माइनस का 2mu आई कैप, ये आएगा चेंज इन मोमेंटम, है ना। कितना है चेंज इन मोमेंटम, माइनस का 2mu आई कैप, है ना। अच्छा माइनस का मीनिंग क्या है इसमें, ये जो माइनस आया इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो ये बॉल का चेंज इन मोमेंटम आया है ना, इस बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में आया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। किधर आया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस का मतलब यही तो है कि बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम है वो किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। समझ गए क्या, माइनस का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम आया वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अच्छा अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना, तो मैग्नीट्यूड में माइनस का साइन हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2mu, है ना। और ये आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ये यूनिट वेक्टर है ना, आई कैप जे कैप के कैप, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और माइनस हट जाएगा मैग्नीट्यूड से, तो बचेगा क्या सिर्फ 2mu। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या आएगा 2mu, ये क्या है अपना मैग्नीट्यूड, है ना। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या आएगा 2mu, है ना। तो ये अपना पहला वाला केस हो गया। अच्छा जैसे मैं अब अगले वाले केस में ऐसा दूंगा कि जैसे मान लो बॉल को है ना सीधा नहीं फेंक रहे हैं अपन, ये अभी कैसे टच हुई है परपेंडिकुलर, है ना, दीवार ऐसे, और बॉल एकदम सीधे जाकर तो दीवार से कितने एंगल पर टच हुई है 90 डिग्री वाले एंगल पर। तो जैसे अगर नेक्स्ट केस में ले रहा हूं, अगर किसी एंगल पर बॉल टकराती है, केस नंबर सेकेंड, है ना। जैसे देखो ये दीवार है, अच्छा फिर मैं ना कंडीशन वही है अपनी, इलास्टिक सरफेस, कैसे सरफेस है, इलास्टिक सरफेस, समझ गए क्या, इलास्टिक सरफेस है। अब देखो मैं बॉल को है ना, फिर मास एम और स्पीड यू, पर अब बॉल थीटा एंगल पर जाकर टकराई है ऐसे, और रिटर्न फिर थीटा एंगल पर ही वापस हो गई है, और कितनी स्पीड से, सेम स्पीड से, क्योंकि सरफेस कैसी है, इलास्टिक, है ना, सरफेस कैसी है, इलास्टिक, है ना। फिर वही चेंज इन मोमेंटम बताना है अपने को, बॉल का कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम, फिर से चेंज इन मोमेंटम बताना है अपने को, है ना। कितनी स्पीड से आई है यू से, और कितने से रिटर्न हो गई यू से, क्योंकि सरफेस कैसी है, इलास्टिक, और कितने एंगल पर गई वापस, थीटा पर। ये देखो ये दोनों एंगल थीटा है ना। अब यहां से देखना, इस बॉल को देखो, ये एंगल कितना है थीटा, है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये अगर इस स्पीड, ये वाला एंगल अगर मैं इसको आगे भेजूं तो ये 90 बन जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि अपना ये वाला एंगल कितना हो गया 90 हो गया ना, तो ये ट्राइंगल बन गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो अगर ये थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा है। ऐसे ही इधर से भी देखो, ये अगर थीटा ये 90 तो ये कितना 90 माइनस थीटा, है ना। और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है और इसकी स्पीड किधर है, इस तरफ, इस तरफ इसकी स्पीड है ना, तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, अपोजिट एंगल है ना, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा क्या। ये अपोजिट एंगल्स, मैथमेटिक्स में अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब इसके देखो, इसके स्पीड के दो कंपोनेंट आएंगे, इसकी स्पीड किधर थी, इधर थी ना, इसकी स्पीड किधर थी, इधर, तो इसका जो एक कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा u कोस, अभी 90 माइनस थीटा है ना, तो कोस 90 माइनस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा u साइन 90 माइनस थीटा, आएगा क्या u साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा u कोस 90 माइनस थीटा, और ये वाला होगा u साइन 90 माइनस थीटा, होगा क्या। तो ऐसे देखो मैंने सारे कंपोनेंट ले दिए। अब इसके बाद देखो साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इस ये u कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये तो हो जाएगा u कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा। ऐसे ये u कोस 90 माइनस थीटा ये भी क्या बन जाएगा u साइन थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा कोस थीटा,
समझ गए क्या, है ना। अब इसके देखो सब डायरेक्शन में दो दो स्पीड आ गई है, दो दो कंपोनेंट आ गए स्पीड के, है ना। ये देखो एक कंपोनेंट इसका इधर आ गया, एक इसका, एक इसका देखो एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम है ना। चेंज इन मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम वो कैसे लिखूंगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, है ना। तो पहले फाइनल मोमेंटम देखो, पहले फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम कितना होगा। अब इसका देखो मोमेंटम किस किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, एक तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, वाई डायरेक्शन में देखना जीरो आएगा। पहले मैं सिर्फ फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं, किस में लिख रहा हूं, फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, है ना। अच्छा वैसे भी अगर तुम यहाँ डायरेक्ट फाइनल मोमेंटम ही लिखना चाह रहे हो तो वह भी लिख सकते हैं अपन। देखना फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, इधर देखना एक इसकी स्पीड इधर है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, एम यू साइन थीटा और ये माइनस का आई केब आएगा क्या। देखो एक इसकी स्पीड इधर आई है ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस, तो इसलिए माइनस आई केब लिखा है मैंने, तो एम यू साइन थीटा आई केब। और एक इसकी स्पीड इधर है तो एक मोमेंटम इधर भी आएगा, वो कितना। अब ये देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस वाई एक्सिस, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, माइनस जे केब से। तो ये वाला कौन सा हो गया, माइनस का एम यू कोस थीटा जे केब, हो गया क्या, है ना। ये तो हो गया अपना फाइनल मोमेंटम। ऐसे इनिशियल मोमेंटम देखो कितना है, तो इसकी एक स्पीड तो इधर है एक स्पीड इधर है, तो दोनों का मोमेंटम आएगा ना, इधर भी आएगा कितना, एम यू, वो स्पीड क्या है साइन थीटा, ये हो गया एम यू साइन थीटा आई केब, एक इधर है और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, माइनस वाई एक्सिस, तो ये क्या आएगा माइनस का एम यू कोस थीटा, है ना। हाँ ये वाली देखो स्पीड में कोस थीटा आ रहा है, कोस थीटा जे केब, है ना। ये अब मुझे जैसे चेंज इन मोमेंटम लिखना है, तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखूंगा मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो निकाल रहे हैं भाई, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, फाइनल क्या है अपना ये, ये ऊपर वाला फाइनल है, तो इसको रखो माइनस का एम यू साइन थीटा आई केब माइनस का एम यू कोस थीटा जे केब, ये तो हो गया फाइनल मोमेंटम, है ना। अब क्या करो, इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो, तो इनिशियल क्या चल रहा है, एम यू साइन थीटा आई केब माइनस का एम यू कोस थीटा जे केब, इस टाइप से चल रहा है अपना इनिशियल और फाइनल। अब यहां से देखना एक चीज देखो तुम इसमें, अगर ये माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कोस थीटा किसका बन जाएगा, प्लस का। चलो मैं करके बता देता हूं तुम्हें इसमें, माइनस का ये हो गया माइनस का एम यू साइन थीटा आई केब और ये चल रहा है एम यू कोस थीटा जे केब, और यहाँ से हो जाएगा माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम यू साइन थीटा आई केब और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, है ना, तो ये हो जाएगा एम यू कोस थीटा जे केब, आ जाएगा क्या इस टाइप से। अब यहाँ से देखो ये एम यू कोस थीटा जे केब ये कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ से देखो माइनस का एम यू साइन थीटा आई केब और ये माइनस का एम यू साइन थीटा आई केब, ये दोनों मिलके कितना हो गए, माइनस का 2 एम यू साइन थीटा आई केब, हो जाएगा क्या इस टाइप से, है ना। अब देखो अगर जैसे मान लो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो वो कितना आएगा, माइनस तो गायब हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, तो आ जाएगा अपना 2 एम यू साइन थीटा, ये क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना, ये क्या है मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन में माइनस का 2 एम यू साइन थीटा आई कैप। अब एक चीज देखो पुराने वाले केस को देखो तुम, पुराने वाले केस में क्या था, ये जो एंगल था ना थीटा वो 90 डिग्री था। देखो बॉल वर्टिकल से 90 डिग्री पे जाकर टच हो रही थी, वर्टिकल से कितने एंगल पर टच हो रही थी 90 डिग्री पर, यहाँ पर साइन 90 रखो, 90 डिग्री रखो यहाँ पर, तो साइन 90 कितना हो जाएगा वन, तो देखो पुराना वाला केस ही बन गया वो माइनस 2 एम यू आई केप, या फिर मैग्नीट्यूड पूछे तो 2 एम यू, है ना। तो पुराना अगर डायरेक्ट अगर एंगल 90 डिग्री पर जाकर वो बॉल अगर टकराएगी तो थीटा कितना हो जाएगा इस वाले केस में 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना माइनस 2 एम यू आई केप, या सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो 2 एम यू, है ना। अब इसके बाद देखो सेकंड केस ले रहा हूं मैं एक और, सेकंड केस देखना, सेकंड केस देखो, अच्छा ये सेकंड हो गया, थर्ड केस देखो, केस नंबर थर्ड, है ना। अच्छा जैसे अगर फिर से ये दीवार दी है वॉल, और कंडीशन क्या है कैसी है, इलास्टिक सरफेस,
इलास्टिक सरफेस है। पर इस बार मुझे है ना एंगल कौन सा दिया है, देखो स्पीड से तो यू से ही फेंक रहा हूं मैं, लेकिन इस बार ये है ना हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर टकराइए और फिर थीटा एंगल पर रिटर्न हो गई है सेम स्पीड से। कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से रिटर्न भी हो गई है ना। अब देखो सेम स्पीड से रिटर्न हो गई है, अब कितना आएगा चेंज इन मोमेंटम। इसमें देखो इस वाले और इस वाले क्वेश्चन जो केस नंबर सेकंड था उसमें क्या फर्क है, देखो ये एंगल थीटा दिया, पहले देखो ये एंगल अपने को यहां से दिया था बॉल से, लेकिन अब एंगल कहां से दिया है, हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये पूरा 90 है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब उस वाले क्वेश्चन में अपना जो चेंज इन मोमेंटम आया था पुराने वाले केस में, केस नंबर सेकंड में जो अपना केस नंबर सेकंड में जो अपना चेंज इन मोमेंटम आया था वो क्या था, देखना -2mu साइन थीटा आई केप, ये था क्या। अब यहां से देखो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है थीटा तो वर्टिकल से एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो अगर अपन यहां पर देखो थीटा की जगह क्या पुट कर दे 90 माइनस थीटा, तो वो पहले वाले केस तो बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस वाले केस का चेंज इन मोमेंटम बताना चाह रहा हूं तो वो कितना आएगा, तो सेकंड वाले केस में थीटा की जगह क्या पुट कर दो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2mu साइन 90 माइनस थीटा, और ये चल रहा है अपना आई केप, है ना। अब यहां से देखना ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। तो ये आ गया देखो चेंज इन मोमेंटम माइनस का 2mu कोस थीटा आई केप, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना आएगा 2mu कोस थीटा, है ना। माइनस हट जाता है मैग्नीट्यूड में, और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो यहां से देखो इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा बस, है ना। उसमें बोलेगा एंगल, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि मास ऑफ ब्लॉक जितना भी दे दे स्पीड दे दे कोलाइड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम वॉल, तो केस नंबर सेकंड है ना। कोलाइड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो फिर ये वाला केस, ये अपना केस थर्ड का चेंज इन मोमेंटम आया कितना 2mu cos थीटा, और वो केस नंबर सेकंड का क्या माइनस का 2mu sin थीटा। अगर तुम इसको है ना प्रूफ भी करोगे जैसे इसकी स्पीड के कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा क्या माइनस का 2mu cos थीटा आई केप, समझ गए क्या। तो इस टाइप से अपन ने केस पढ़े, है ना। अब मैं इन पर क्वेश्चन करवाऊंगा सोल्व, है ना। किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखो, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, देखना एक एग्जांपल, अ बॉल ऑफ मास 2 kg कोलाइड विद बॉल, कोलाइड विद बॉल एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम wall with speed 20 meter per second. Find out change in momentum. Find out change in momentum of बॉल, है ना। अब देखो क्या दिया है कोलाइड एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम बॉल, कोलाइड एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम बॉल, तो केस नंबर सेकंड है ना ये, है ना। केस नंबर सेकंड है क्या, ये वही वाला केस है, देखो ये 2 kg और कितनी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अपने को कंडीशन क्या दी है, अच्छा सरफेस इज इलास्टिक, ऐसा भी लिख लेते हैं सरफेस इज इलास्टिक, सरफेस इज इलास्टिक। अब देखो ये बॉल बना, ऐसी कंडीशन पहले से दी हुई है अपने को, है ना, कि सरफेस कैसी है इलास्टिक। अब देखो ये बॉल है जिसका मास है 2 kg और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ऐसे है और सेम स्पीड से रिटर्न हो जाएगी अगर क्या सेम दी है अपने क्या कंडीशन दी है इलास्टिक, है ना। तो सेम स्पीड से, अब ये देखो बॉल से एंगल दिया है 37,
कोलाइडेड एंगल 37, है ना। तो कहां से दिया है ये, बोल से। तो ये सेकंड वाला केस है ना, तो सेकंड वाले केस में चेंज इन मोमेंटम क्या था, माइनस का 2mu साइन थीटा आई केप, है क्या, है ना, सेकंड वाला केस। अब यहां से देखो, अगर वेक्टर फॉर्म पूछा है तो वेक्टर फॉर्म भी बता दो, माइनस का 2, मास ऑफ बॉल कितना है 2, यू कितनी स्पीड है 20, है ना, और साइन थीटा एंगल कितना है 37 डिग्री, और ये हो गया अपना आई केप। तो यहाँ से देखो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 20 कितना हो गया ये 80, और साइन 37 कितना होता है 3/5, ये चल रहा है आई के। तो 5 से अगर 80 को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया 48 आई के, है ना। और अगर यूनिट लिखो तो केजी मीटर पर सेकंड। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे अपने से, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आंसर कितना आएगा 48 केजी मीटर पर सेकेंड, 48 केजी मीटर पर सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं नीट में भी, जेई में भी। अगर ये एंगल कहां से देता हॉरिजॉन्टल से, तो फिर मैं क्या बताता, फिर यहां से बता देता, है ना। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा अच्छा वाला, है ना। देखो एक बॉल है, अब सरफेस कैसी है, ऐसे अर्थ सरफेस पर टकरा रही है वो, और अभी भी इनने सरफेस को कैसा माना है, इलास्टिक। क्या माना है, इलास्टिक सरफेस, है ना। तो एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं जिसका मास है 2 kg, ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, वो कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं 10 मीटर हाइट से। इसको 10 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को। अब ये टकराने के बाद क्या हुआ, 5 मीटर हाइट पर चली गई है। कितने पर चली गई है 5 मीटर हाइट पर, है ना। ये अब ये 5 मीटर हाइट के बाद रुक गई है, यहाँ पर रेस्ट पर आ गई। तो फिर बताना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, है ना। क्या बताना है फिर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, है ना। अब देखना इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ टकराते टाइम, यहां से देखना, है ना। अब अपन जो बॉल की स्पीड लिख रहे हैं, इस वाले केस में अगर अपन ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी है 0, है ना। अब अपन स्पीड कौन सी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम टकराने वाली, जहां पर ये टकराएगी। तो टकराते टाइम देखो, अभी ये जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ स्पीड अलग होगी, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल गिर रही है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, इसको बोल देते हैं अपन यू। क्या बोल देते हैं, यू स्पीड से टकराई है ना। समझ गए क्या। और ये टकराने से जस्ट बाद इसकी जो स्पीड होगी उसको बोल देते हैं अपन वी। क्या बोल देते हैं, वी। इनिशियल स्पीड कितनी है यू, और ये टकराते जस्ट टकराते वाले टाइम पर है ये, है ना, दोनों यू और ये वी। तो ये यू कितनी होगी, तो इसमें अपन एक थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज होगी, है ना। देखो ये हाइट दी है 10 मीटर और ड्रॉप कर रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर देखो ये फाइनल स्पीड कितनी है यू, ये फाइनल को अपन ने यू माना है, और इनिशियल कितनी है 0, ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो इनिशियल स्पीड कितनी है, ड्रॉप मतलब 0, है ना। तो ये तो हो गया 0। तो ये यू स्क्वायर कितना आएगा, यू स्क्वायर कितना आएगा 2। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में टकरा रही है ना, तो ये ए की वैल्यू क्या रखेंगे अपन माइनस जी। अब ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो ये ए कितना जी, मतलब 10, जी की वैल्यू कितनी 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 10, है ना। तो देखो ये यू कितना आएगा अंडर रूट, यू कितना आएगा, यू कितना आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। ये टकराने से जस्ट पहले की स्पीड है जब ये ऊपर से नीचे आ रही है ना। अब ऐसे ये वी निकालो, टकराने के जस्ट बाद ये कितनी स्पीड है, ये वाली, है ना। ये टकराते टाइम, जस्ट टकराते टाइम अपन चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से देखो ये स्पीड कितनी है v, इसको v बोला है ना अपन ने। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर देखो ये फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी फिर, टकरा ये मैक्सिमम कितने ऊपर जा रही है 5 मीटर ऊपर, तो ये स्पीड कितनी हो गई फाइनल इसकी 0, है ना। तो फिर ये इक्वेशन यूज कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। फाइनल तो हो गया ये 0,
इनिशियल को क्या माना अपन ने v, हो गया v स्क्वायर, और ये देखो ग्रेविटी किधर लग रही है नीचे, मतलब माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ ऊपर, तो अब पॉजिटिव रखेंगे, तो ये हो गया 5। अब ये कितना हो गया अपना, v स्क्वायर को इधर लेके आओ तो माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या चल रहा है अपना माइनस का 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और g की वैल्यू भी कितनी होती है 10, तो ये कितना हो गया -100, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अपने को चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये अप्लाई करो। अब फाइनल देखो किधर है, फाइनल जो टकराने से जस्ट बाद अपन चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे, टकराने के जस्ट बाद, तो फाइनल मोमेंटम किधर है, डायरेक्शन किधर है ऊपर, और ये देखो ये डायरेक्शन कौन सी है वाई एक्सिस, तो ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो फाइनल कैसे लिखेंगे अपन, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना है बॉल का 2, और वेलोसिटी कितनी है 10। अब ये डायरेक्शन कितनी है इसकी फाइनल वाले की ऊपर, तो जे कैप लिख दिया। ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल किधर है, टकराने से जस्ट पहले, इनिशियल देखो डायरेक्शन इधर है, तो अगर अपन ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे वाली क्या हो जाएगी अपने आप नेगेटिव, है ना। तो इधर स्पीड कितनी है टकराने से जस्ट पहले 10√2। अब नीचे वाले डायरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे माइनस जे कैप, इसको कैसे लिखेंगे, मास कितना 2, स्पीड कितनी 10√2, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब यहाँ से देखो फिर माइनस को मैं बाहर लिख लूंगा, ये कितना हो जाएगा 20 जे कैप, माइनस 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 बाहर आ गया तो प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 20√2 जे कैप। समझ गए क्या, है ना। तो ये अगर दोनों जे कैप जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 20√2 जे कैप। और अगर अपने से सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछें तो क्या आंसर आएगा 20 + 20√2 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। यह आंसर होगा अपना 20 + 20√2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो आज मैंने ना कुछ क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर के भी पढ़ाए हुए हैं इक्विलिब्रियम वाले, है ना। तो उनको एक और तरीके से बताया मैंने, लेबिस थ्योरम से कैसे सोल्व करते हैं, है ना। और फिर इस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा लास्ट में, मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पर मोमेंटम के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तीनों केस भी बता दिए। अब इसके बाद वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ लगभग अपना फिनिश हो चुका है ना। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, है ना।